और हमने इंटरनल जो DBFS मतलब डेटाबेस का जो फाइल सिस्टम है उसको यूज़ करके हमने उसके अंदर कुछ फाइल्स अपलोड करे थे। फिर हमने मैजिक कमांड से फाइल सिस्टम से रीड करके हमने फिगर आउट किया था कि हमारा फाइल्स कहाँ पे अपलोड हुआ है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत लूप करके और DB यूटिल्स को यूज़ करके हमने लिस्ट निकाल लिया था फाइल का कि कैसे फॉलो कैसे करते हैं। फिर हमने इंजेक्शन स्टार्ट किया था। इंजेक्शन स्टार्ट करने के लिए हमने .csv फाइल सबसे पहले पिक किया था और .csv फाइल को हमने spark.read.csv ये जो कमांड्स है इस कमांड्स को यूज़ करके हमने रीड करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे कुछ कंसर्न ये था कि हमने स्पार्क सेशन क्यों स्टार्ट नहीं किया है, मतलब इसमें वो कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे डाउट था तुम लोगों का। उसको समझने के लिए हमने समझा था कि स्पार्क सेशन क्या होता है लास्ट कॉल पे। आई थिंक वहां से हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्पार्क सेशन सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमारा स्पार्क का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है स्पार्क सेशन से। स्पार्क सेशन ही है हमारा स्पार्क की जो एंट्री पॉइंट होती है। एंट्री पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्पार्क के इंजन को स्टार्ट करता है। जब हम स्पार्क का इंस्टॉलेशन समझ रहे थे तो हमने बताया था स्पार्क जब इंस्टॉल होता है तो ये अपने कुछ सेट ऑफ अपने प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ आता है। इकोसिस्टम के अंदर हमने मल्टीपल एपीआई समझे थे। एपीआई के अंदर जैसे डेटा सेट था, डेटा फ्रेम था, और जो भी लैंग्वेज सपोर्ट है, MS ऑपरेशंस है, सिक्वल है, वो सारा कुछ जो सेट ऑफ एपीआई है वो कैसे इनिशिएट होगा, वो स्टार्ट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा स्पार्क को कि अब हमें इस चीज को स्टार्ट करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट करना है। अगर मैं इसके अंदर पांडा से क्वेरी भी लिखने लगूं तो उस केस में तो स्पार्क सेशन का कोई यूज होगा नहीं, तो वहां पे हम ML का ऑपरेशन कोई भी नहीं कर सकते। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मली हम स्पार्क सेशन को इनिशिएट करते हैं। उसका जो कमांड होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे हमने के लिए स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर। एक हम एप्लीकेशन नेम देते हैं जिस नेम से हम कॉल कर सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि माई स्पार्क। एक नेम दे दिया, फिर हम इसको कमांड दे देते हैं गेट और क्रिएट। गेट और क्रिएट दे देते हैं क्योंकि अगर बैकएंड में ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको सिर्फ गेट कर लेता है, नहीं तो फिर अगर नहीं क्रिएटेड है तो उस केस पे प्रॉपर ये स्पार्क स्टार्ट करता है। जैसे ही ये स्टार्ट होगा, अब ये स्पार्क से हमारे पास सारे एपीआई हमारे सारे कुछ एक्टिव हो चुके हैं। अब हम आ, इसको हम अगर फिर प्रिंट करा के अगर चेक करें तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा के देख करता हूँ। अभी हमारा जो डेटाबेस का एग्जिस्टिंग नोटबुक है, इससे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे क्यों स्टार्ट नहीं करा है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि नोटबुक के अंदर जब भी हम नोटबुक यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पार्क के सेशन इनिशिएट होता है। यही रीजन है कि मैंने लास्ट कॉल पे उसको अवॉइड किया था प्रिंट करने का। अनुराग, जब अपन लाइक क्लस्टर क्रिएट करते हैं कंप्यूट पे जाके, हाँ, तो नीचे पाइस्पार्क कॉन्फ़िग रहता है। यस। सो एपीआई कॉल करता है, क्या करता है वो? हम कंप्यूट पे जाते हैं, क्रिएट कंप्यूट पे जाते हैं, इसकी बात कर रहा है ना? स्पार्क कॉन्फ़िग इसकी बात कर नहीं नहीं, ये तो कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आ, आ, जैसे कि हमें कहीं पे यूज करना हो फाइल मैनेजर का कुछ फॉल्स हो, जैसे कि पाइथन का इन्वायरमेंट वेरिएबल देखना होता है, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट पे इसको हम यूज करते हैं अपने कोड के अंदर अगर कहीं भी रिक्वायर्ड होता तो। और मैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को यहाँ पे मैनिपुलेशन करने हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे? यहाँ पे कुछ मैं चीजें चेंजेस कर देता हूँ तो नोटबुक में क्या इफेक्ट पड़ेंगे जो अपनी एग्जिस्टिंग फाइल जहाँ पे रन कर रही है क्लस्टर के थ्रू? हाँ, अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा। कंप्यूट मतलब यही है हमारा ब्रेन, पूरे प्रोग्राम का ब्रेन मतलब यही CPU है। तो जब भी CPU के अंदर कोई भी चेंजेस करोगे तो नोटबुक के अंदर जब जाके उस वाले क्लस्टर को यूज करोगे तो उसका सीधा वो तुरंत इम्पैक्ट दिख जाता है। किस टाइप के चेंजेस होते हैं इसके अंदर क्लस्टर के अंदर,
क्लस्टर के अंदर ही हम आके पूरा जो हमारा रन टाइम है, सबसे पहला चेंजेस तो रन टाइम वेरिएबल्स का ही होता है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा लेवल का स्पार्क चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है, उसके बेस पे हम क्लस्टर का रन टाइम चूज करते हैं। रन टाइम के साथ साथ ही वो पर्टिकुलर वर्जन का स्पार्क और वर्जन का स्केला यूज होता है। सबसे पहला तो ये हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं, या कि हमें कि ऑटोमेटिकली 10 मिनट या मैं 30 मिनट तक इस क्लस्टर को यूज ना करूं तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऑटो सस्पेंड कर दे। ये फ्री वर्जन है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आते। बट जब तुम अपने एज्योर वाले में देखोगे तो वहां पे मल्टीपल्स ऑप्शन आते हैं। उन ऑप्शंस को वन बाय वन अगर अभी तुम्हारे पास ओपन है तो ओपन करो, मैं अभी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है। बट हमारे डेटा इंजीनियरिंग के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस अगेन इट कम्स ऑन एज़्योर डेवऑप्स पार्ट। डेवऑप्स हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है, क्योंकि बैकएंड में डेवऑप्स का अपना कैलकुलेशन चलता है कि हमारा कितनी कॉस्टिंग है, हमें कितने क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं, कितने रिसोर्स, एक क्लस्टर कितना रिसोर्स देना है, उनका फिर प्रॉपर एनालिसिस चलता है। वो टाइम टू टाइम चेंज कर देते हैं एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स को ही। फिर वहां पे हमारा ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता। ओके, इस पूरा डेवऑप्स का वर्क रहता है ये। हाँ, डेवऑप्स ही करती है उनके बेस पे। और फॉर एग्जांपल हम्म, लाइक मेरा एक क्वेश्चन था, जिसे मेरे लोकल सिस्टम में फाइल है, हाँ मींस आपका ऐसा कभी हुआ है कि आपने लोकल सिस्टम में फाइल सेव करी हो एंड देन उसको फिर आपने डीबीएफएस में लोड करा हो? डीबीएफ से लोड करा हुआ, हाँ होता है ना कि जब हम इसको सीएलआई कमांड से हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ऐसे ही डेटाबेस का सीएलआई आता है। डेटाबेस का सीएलआई अगर कॉन्फ़िगर कर दोगे तो तुम प्रॉपर अपने कमांड प्रॉम्प्ट से इस डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। इवन यहीं से तुम मेक डायरेक्टरी और डेटाबेस के इन्वायरमेंट का एक्सेस कर सकते हो। तो अपने लोकल सिस्टम से अगर तुम्हें फाइल मूव करना हो तो तुम कमांड्स के थ्रू, तुम्हें यूआई पे जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम कमांड्स के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस करके वहीं पे डायरेक्टरी क्रिएट करके लोकल सिस्टम से फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। और इजी वे तो है जो मैंने कल तुम्हें बताया था कि तुम जाओ डायरेक्ट इसके होम पे जाओ, और होम पे जाके ऐसे तुम ओके, होम पे चले हाँ गए। कल देखा था मैंने। हाँ, होम पे जाके और वहीं से अपलोड करने का ऑप्शन था, ये था। बट ये ठीक है, हमारे प्रैक्टिस के लिए कहीं पे भी हम ऐसे फाइल अपलोड करते नहीं है, डेटाबेस के अंदर ऐसे फाइल अपलोड किया ही नहीं जाता। जहां पे भी जाओगे काम करने के लिए, वो पीछे S3 बकेट की प्रॉपर हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। तो जो उस कंपनी के अंदर कोई भी नोटबुक या कोई भी प्रोग्राम उठा लोगे, या तो उनके से उठा लोगे, या इसी के अंदर जो तुम्हारे साथ शेयर्ड है, जो भी नोटबुक शेयर्ड है तुम्हारे वर्क स्पेस पे, उनको ओपन करोगे तो तुम्हें एक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तुम फाइल को S3 बकेट से कैसे रीड करते हो। वो माउंट करते हैं, एडीएलएस के अंदर माउंट होता है, बाई ओरिजिन टोकन होता है, सैस टोकन बोलते हैं, या फिर तुम्हारी आईडी है ना, पीछे एज्योर आईडी है, एज्योर आईडी से ऑथेंटिकेशन से करके हमें पीछे एडीएलएस का एक्सेस मिलता है। तो 4-5 वे होता है, 4-5 वे में से नॉर्मली प्रीफर लोग मैक्सिमम जो है माउंट करते हैं, मतलब उस अ, ये जो हमारे स्पार्क का नोटबुक है, इस नोटबुक से हम सीधा एक्सेस पा जाते हैं एडीएलएस का। तो वहां से जैसे मैं अभी डीबीएफएस से फाइल रीड कर रहा हूँ ना, कि मैंने डायरेक्ट मैजिक कमांड चलाया और मुझे फाइल का मिल गया एक्सेस, सारे फाइल का नेम आ गया। ऐसे ही नॉर्मली हम S3 बकेट से और एडीएलएस से फाइल को डायरेक्ट रीड करते हैं। तो इसलिए तुम्हें इसका टेंशन नहीं होगा। नॉर्मली क्या करते हैं, अपने साइड में एक बकेट ओपन करते हैं, वहां पे अपलोड किया हमने, यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया। बकेट कैसे होती है, बकेट के अंदर भी मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जैसे हमने रॉ जोन, क्यूरेटेड जोन और कंजम्पशन जोन। तो रॉ जोन का जो हमारा बकेट होता है, वो बकेट यहाँ पे माउंट होता है। सीधा हम रॉ जोन पे जाके किसी भी फोल्डर से कोई भी डेटा रीड कर सकते हैं। ये भी होता है वर्क करने का। यहाँ पे अभी हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के लिए मैंने डायरेक्ट इसको यूज कर लिया, क्योंकि ओके, जेपीईजी है ये बस प्रोजेक्ट उन्होंने। में अपन करेंगे ना? हाँ, वो माउंट में बता दूंगा चारों, क्योंकि डिफरेंस पूछा जाता है माउंट में, कैसे माउंट करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, बेस्ट वे क्या है, डेवलपमेंट में कौन सा माउंट करते हैं, प्रोडक्शन के लिए कौन सा माउंट किया जाता है, ये सब चीज पूछा जाता है। बट अल्टीमेटली रीड ऐसे ही करते हैं, बस ऐसे ही फाइल पाथ प्रोडक्ट। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे सामने लिख के आ जाएगा S3 बकेट, और यहाँ पे उसका यूएस यूएस ईस्ट 1
ऐसे करके बस वहां पे नेम चेंज होता है, बट अल्टीमेटली अप्रोच हमारा ही होता है। देख कॉल पे मैं बता दूंगा स्लाइड यूज करके। ये था। फिर हमने, हाँ, तो अभी हम स्पार्क सेशन का बात कर रहे थे। तो जैसे ही हमारा स्पार्क सेशन स्टार्ट हो गया, अब हमारे स्पार्क के साथ एपीआई एक्टिव हो गए। एपीआई एक्टिव हो गए, उसके बाद अ, 3 टर्म आता है जो मैंने लास्ट कॉल पर नहीं बताया था, दैट इज आरडीडी और डेटा फ्रेम और डेटा सेट्स। इनके ये है हमारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब जब भी तुम पाइथन पे तुम लोगों ने पढ़ा था, तो पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर थे तुम्हारे, लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज और बहुत सारे डेटा सेट्स थे वहां पे। तो वो सारा कुछ यहाँ पे नहीं चल पाता है एफिशिएंट वे में, क्योंकि पाइथन के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लस्टर्स नहीं होते थे एग्जीक्यूट करने के लिए। वहां पे एक सिंगल मशीन है, एक ही मशीन है, मतलब एक लैपटॉप है, तो एक जगह पे तुमने फाइल रख दिया। मशीन से समझो कि लैपटॉप है, एक ही जगह पे तुमने सारा फाइल रख दिया, तो वो इजी होता है, तो वो तुमने एक लिस्ट बना लिया। बट यहाँ पे अगर तुम डायग्राम याद करोगे, जब हमने समझा था कि सेल्स डॉट सीएसवी जो 10 GB की फाइल थी, वो 10 GB की फाइल 10 जगह पे एक एक जीबी करके वो 10 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब तुम्हें कोई ऑपरेशन करना है, मान लो कि तुम्हें ग्रुप बाई करना है। अब ग्रुप बाई करना है, तुमने कमांड तो यहाँ पे डाल दिया, डॉट उसका जहां से फाइल रीड किया, डॉट ग्रुप बाई जो भी डाल दिया। बट इस पार्ट को कैसे लगेगा कि हमारी फाइल्स कैसे है, उसको तो कहीं एक जगह सब कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो उसे समझ में आएगा, तभी वो ग्रुप बाई करेगा, क्योंकि उसके लिए तो बैकएंड में 10 फाइल्स हैं, सब पार्टीशंस पार्टीशंस वाइज डिवाइड होके आ गई है। तो इसलिए क्या करता है, ये इसके टॉपिक बनाता है आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रेजिलियंस डेटा, रेजिलियंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। आरडीडी कुछ ऐसा होता है, अगर मैं समझाऊं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं सेल्स की। अब डेटा को रिप्रेजेंट करना है स्पार्क में, तो स्पार्क क्या करता है। यहाँ पे बैकएंड में हमारी सारी फाइल्स रखी हुई हैं सेल्स डॉट सीएसवी की। अब ये हमारा यहाँ पे स्पार्क है। स्पार्क की जॉब जैसे ये स्टार्ट होती है, अब हमने भी इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी टास्क दे दिया, उसके बाद हमें डेटा को कहीं स्टोर करना है। स्टोर ये कहाँ पे होता है, ये रन टाइम पे चलता है। आपको पता है स्पार्क सब कुछ सब कंप्यूटेशन मेमोरी में करता है, कंप्यूटेशन मतलब रैम में करता है। तो यहाँ पे एक बनाता है आरडीडी। आरडीडी बनाता है, इस आरडीडी के अंदर फिर जो डेटा होता है, जिस डेटा पे हमें ऑपरेशन करना है, इस डेटा को लोड करना है, यहाँ पे लेकर आता है। जैसे हमने यहाँ पे आरडीडी मिलाता है। अब ये होता है इसका डेटा को रिप्रेजेंट करने। अब जितने भी ऑपरेशन चलेंगे वो डायरेक्ट फाइल पे तो चलते नहीं है, फाइल तो हम टच भी नहीं करते। अब वो ग्रुप बाई चलेगा, उसके अंदर फिल्टर करना, में ज्वाइन लगाना, वो सारा कुछ चलता है ऑन टॉप ऑफ आरडीडी। यही होता था हमारे स्पार्क। स्पार्क 2.0 तक या उससे पहले का, जब स्पार्क स्टार्ट हुआ था। तो जो प्राइमरी वे होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो आरडीडी होता है। इट इज द बेसिक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन द स्पार्क। विथ टाइम स्पार्क ने, आई थिंक स्पार्क 2.0 से 1.0 में सिर्फ आरडीडी था, 2.0 से आरडीडी ने दो नए एपीआईज
और दो नए डेटा सेट इन्होंने प्रेजेंट करा, दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम और एक आया था एक यूज करते हैं हम डेटा सेट, डीएस को बोलते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? आरडीडीज क्या होता है कि इसके अंदर डेटा रोज एंड कॉलम्स में स्टोर नहीं होती, जैसे डेटा आया वो एज इट इज यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट कर देता है। ये होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब ये हुआ, अगर कोई एक आरडीडी क्रिएट हो गई है, अब मुझे इस आरडीडी के अंदर कोई भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ भी फिल्टर करना, कुछ भी ऐसा कोई भी, तो मुझे एक नया आरडीडी बनाना पड़ेगा। अब सेम आरडीडी के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये होता था म्यूटेबल। इसके बाद अब प्लस इसके अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट था वो रोज एंड कॉलम्स में नहीं होता है। फिर स्पार्क ने डेटा फ्रेम और डेटा सेट्स जब इंट्रोड्यूस करा, जो कि मॉडर्न एपीआईज हैं, ये एपीआईज के अंदर डेटा जब भी हम रीड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो मेटा डेटा को रीड करके इसके अंदर वो रोज एंड कॉलम्स में डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है ऐसे। और ऑब्वियसली ये बाद में आया था, ये मॉडर्न वे है, तो इसलिए क्या होता है, इनके अंदर कुछ ऑटोमेटिक स्पार्क अपना कुछ ऑप्टिमाइजेशन कैटलिस्ट यूज करता है। उसको बोलते हैं शायद उसको बोलते हैं, चेक करता हूँ। इनको बोलते हैं कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, जब भी हम डेटा लोड करते हैं वो एक ऑप्टिमाइज्ड वे में डेटा लोड करता है। जो भी पीछे कंप्रेशन करना हो या फिर कोई भी मॉडर्न हैशिंग टेक्निक यूज करनी है, वो उसको यूज करके और डेटा को लोड कर देता है। इसलिए डेटा फ्रेम्स और डेटा सेट बहुत फास्ट होती है। अब तुम कहीं पे भी नए प्रोग्राम देखोगे, कहीं पे आरडीडी यूज नहीं होता है, क्योंकि आरडीडी स्लोअर होता है। अब हर जगह डेटा फ्रेम ही यूज होता है। हमने भी, आपने देखा होगा, जब मैं नोटबुक क्रिएट कर रहा था तो मैंने सबसे पहले डेटा फ्रेम ही क्रिएट किया। डेटा सेट क्यों क्रिएट नहीं किया? क्योंकि डेटा सेट यूज होता है स्केला और जावा के साथ, वो हम पाइथन के साथ यूज नहीं कर सकते। ये मतलब डेटा फ्रेम में भी इंटरनली आरडीडी नहीं चलता, मतलब आरडीडी समथिंग डिफरेंट, वो अब अलग ही हो चुका है ऐसा। वो अलग हो चुका है। अभी तक क्या है कि आरडीडी जो है वो बेस लेवल है, क्योंकि अल्टीमेटली स्पार्क समझता है आरडीडी को ही। तो भले ही हम अपने साइड से डेटा फ्रेम बनाए, बट बैकएंड में स्पार्क आरडीडी बना रहा होता है। ठीक है, तो वो हमें कंसर्न नहीं करना है वो स्पार्क कैसे लोड कर रहा है। हमारे अकॉर्डिंग हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डेटा फ्रेम एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर करता है। सो वी हैव अ रोज एंड कॉलम्स इसके अंदर डेटा फ्रेम और डेटा सेट्स के अंदर, इसलिए हम इसको क्रिएट करते हैं। प्लस ये मॉडर्न एपीआईज है, तो इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ऑटोमेटिक स्पार्क यूज करता है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर्स। प्लस इसके अंदर हम स्कीमा, अगर हम मान लो हमें जैसे सिक्वल का हम क्वेरी यूज कर रहे हैं, तो हमें स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैं लास्ट कॉल पे इन्फर स्कीमा यूज किया था, वो स्ट्रक्ट टाइप और ये सारा कुछ यूज किया था। ये सारे ऑपरेशन तुम आरडीडी में नहीं कर सकते। अब हमें सीक्वल की क्वेरीज रन करनी है तो हमें आरडीडी के अंदर करना, और इसलिए हमें डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो वहां पे हम ये फैसिलिटी हम डेटा फ्रेम के अंदर कर सकते हैं, इसलिए हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। बट शायद से जो नया वाला वर्जन आ रहा है स्पार्क का, वहां पे उन्होंने आरडीडी ही पूरा खत्म कर दिया। अब जो इवन तुम डेटा फ्रेम बनाओगे तो वो डेटा फ्रेम आरडीडी नहीं बनता है, वो डायरेक्ट डेटा फ्रेम बनता है स्पार्क के अंदर। बट ये नया वर्जन जब आ जाएगा तब पता चलेगा, बट आई थिंक यही इनका प्लान है, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड वे में होता है, इसलिए यही मेन रीजन है। ठीक है, अब आता है डिफरेंस की। अब डेटा फ्रेम डेटा सेट्स में डिफरेंस क्या होता है? जब दोनों ही वही है, दोनों स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो और दोनों ही फास्ट है, दोनों ही कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, तो इनके बीच जो सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो डेटा फ्रेम्स होता है, वो बेसिकली क्या था, एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप्ड स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रांगली टाइप मीन जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे उसका डेटा टाइप चेक कर लेता है, बैकएंड से चेक करके क्या डेटा है। तो अगर कोई एरर आना होता है तो वो एरर तुरंत बता देता है। ये चीज पाइथन में नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि पाइथन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे ही सारे ऑपरेशंस बैकएंड में रन करता है। बट ये स्केला जावा में
पॉसिबल होता है। इसलिए जब हम स्केला और जावा के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में हम डेटा सेट यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी अगर एरर आने वाला होता है, टाइप सेफ का कोई भी ऐसा एरर आ रहा है डेटा टाइप का, वो पहले ही में बता देना, हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करना पड़ता, पहले ही बता देता है कि तुम इंटीजर में जो वैल्यूज ले रहे हो, तुमने डेटा टाइप दिखाया हुआ है इंटीजर, बट इसके अंदर स्ट्रिंग आ रहा है। तो वो और काइंड ऑफ मॉडर्न वे है, बट हम डेटा फ्रेम ही करते हैं, हर जगह 90% डेटा फ्रेम ही यूज होता है। क्यों भी होता है, क्योंकि हर कोई को आदत है बेसिकली पाइथन का प्रोग्राम चलाने की। तो पाइथन के अंदर हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते थे, तो वही आदत सबको लगी हुई, सब डेटा फ्रेम पे ही जाते हैं, और हर जगह पाइथन यूज भी होता है। तो ये डिफरेंस होता है तीनों के बीच में, आरडीडी, डेटा फ्रेम, डेटा सेट में। ओके। अब आप लोगों को बेसिक पता चल गया स्पार्क का, इससे ज़्यादा बेसिक जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो बेसिक जानना होता है वो होता है उसका स्पार्क का आर्किटेक्चर, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है दो दो बार बताया हुआ है कि कैसे ड्राइवर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वो रिसोर्स एलोकेटर का यूज, जब हम स्टार्टिंग में इवन हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स एलोकेटर भी पढ़ा था, तो वो या तो वो बेसिक्स पे जाते हैं, या फिर बेसिक यही सब पूछा था कि आरडीडी डेटा सेट्स और उसमें डिफरेंस बता दो, स्पार्क सेशन क्या होता है, तो वो सब एंट्री पॉइंट होता है जिससे एपीआई एक्टिव होती है, वो हमने समझ ही लिया। अनुराग, आप रिसोर्स एलोकेटर की बात कर रहे हैं, यान वगैरह। आपने हाँ, एक यान बताया था और एक दो और बताए थे, मेरे को याद नहीं है। मिसोस मिसोस के नाम पता है। हाँ। सो हम्म। ये लाइक ये पाई स्पार्क में अपन यूज करेंगे क्या? हम यूज नहीं करते हैं, ये तो स्ट्रक्चर है ना बैकएंड में, हाँ बाय डिफॉल्ट ये यूज होता ही है, रिसोर्स तो उसी से एलोकेट होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे अपन अभी पार्क्स पे पाई स्पार्क का जो सेशन क्रिएट करते हैं स्पार्क का, हाँ, वहाँ पे भी कॉन्फ़िग में अपन लाइक वहाँ पे भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन देखा था मैंने कि मुझे लोकल सिस्टम में बनाना है और कितने लाइक कितने जीबी का बनाना है। सो ये यूज नहीं होता है। हाँ ये सब यूज नहीं होता है यहाँ अच्छा। पे, ये नोटबुक में यूज नहीं होता है। हाँ लेकिन जब तुम EC2 इंस्टेंसेस पे जाओगे, AWS के अंदर EMR पे जाओगे, तो वहां पे यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमें वो, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ सिस्टम है, सिस्टम के अंदर फिर हमें एक एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है, फिर हमें इवन ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि एग्जीक्यूटर को कितना मेमोरी देना है, कितने कोर्स रखने हैं एग्जीक्यूशन की। उसके पीछे फिर हमारा एक फार्मूला चलता है प्रॉपर, उसको डिसाइड करने के लिए। मान लो कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे पास 10 GB की फाइल रोज आ रही है तुम्हें प्रोसेस करने के लिए, और एक जॉब में सिर्फ 50 MB की फाइल आ रही है, तो दोनों फाइल्स के लिए तुम एक ही रिसोर्स यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए वहां पे क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर हर जॉब की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। बेसिक क्या होगा, ड्राइवर का पूरा मेमोरी, क्योंकि हमारे साथ जो टॉप हायरार्की होता है ना स्पार्क स्ट्रक्चर में, वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर के बाद एग्जीक्यूटर चलता है, जो एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कोड्स को हमारे। तो एग्जीक्यूटर की मेमोरी, एग्जीक्यूटर को कितना कोड देना है, ड्राइवर को कितना कोड देना है। और जैसे हमारे पास ब्रॉडकास्ट ज्वाइन फॉर एग्जांपल करते हैं, तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन की अगर हमें मेमोरी बढ़ानी हो, तो जितनी भी मेमोरीज या कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसको उस फाइल में रखते हैं, उसको पास करते हैं, और उसे कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला होता है कि टोटल फाइल्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस दैट वी नीड इनटू इनटू कितने कोर्स से मल्टीप्लाई होता है। तो वो जब हम ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे तब हम उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अभी हमारा जो एम है वो ये है कि स्पार्क का बेसिक समझ के एटलीस्ट हमें कोडिंग लेवल पे आकर डेटा को रीड करना, ट्रांसफॉर्म करना और राइट करना सीख लेते हैं पहले, हम्म। प्रोजेक्ट बने, फिर एक एक करके उस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे वहां पे। ठीक ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने कहीं तो कोड, CSV फाइल रीड करना हमने लास्ट कॉल पे समझ लिया था।
तो अब हम नेक्स्ट मैं डायरेक्ट इसका कमांड डायरेक्ट पास कर देता हूँ लोगों को पहले मैं, क्योंकि हमने रीनेम करना फाइल नहीं इसी करता, हम वहां से वापस चले गए थे। सर्किट फाइल का नेम था ना कुछ सर्किट डॉट सी एस वी, काम करते हैं वो तो तुमने प्रैक्टिस कर भी लिया होगा ना मनोज। तो मैं दूसरा फाइल पिक करता हूँ कोई भी जनरेशन टाइप में। हाँ, मैंने कर लिया एक बार, आप शायद करीना भी कॉल की एक बार उससे। तो फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं जेसन यूज करता हूँ। जब मैं सी एस वी कॉन्सेप्ट आ गया वो सिमिलर ही है। ठीक। कमांड अभी भी सेम है, रीड करना हमें रीडर एपीआई जाना पड़ेगा। रीडर एपीआई क्या है? स्पार्क डॉट रीड। स्पार्क डॉट रीड के अंदर हम स्कीमा प्रोवाइड करते हैं, या अभी तो हमारे पास स्कीमा देखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मैं जानूंगा जेसन। ये वहां पे डॉट सी एस पी था, अब मैं जेसन फाइल एडिट कर रहा हूँ तो मैंने डॉट जेसन फाइल पास कर दिया और फिर मैंने उसका पाथ दे दिया। अब मैं इसको डीएफ कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर डीएफ, फिर मैं इसे डिस्प्ले कर दूंगा। जेसन फॉर्मेट है तो इसके अंदर डेटा सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा, तो मुझे अंदर से इसका चेक करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसने स्कीमा ऑलरेडी पढ़ लिया, बट इसके अंदर ये सारा कुछ स्ट्रिंग लिया होगा इसने बाय, क्योंकि हम जेसन से लेकर आ रहे हैं, तो इसका हम स्कीमा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं पास इसने तो ऑटोमेटिकली रीड ही कर लिया। और यहाँ पे पांडास की तरह वो नहीं होता जेसन में, लाइक मेरे को टेबल व्यू में चाहिए, सीरीज में चाहिए, फ्रेम में चाहिए। यहाँ पे जब तुमने डेटा फ्रेम सेलेक्ट कर लिया तो अब डेटा फ्रेम सब थोड़ा मॉडर्न है ना पांडा से, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें चेंज करके बता देता है। अगर बैकएंड में फाइल देखूंगा, कंस्ट्रक्टर फाइल यूज कर रहे हैं जैसे देखो, ऐसे फाइल्स के अंदर अभी भी हमारे पास की ऐसे आता है आईडी, और मतलब काइंड ऑफ सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आता है। बट जब तुम डॉट जेसन लगा के यूज करोगे तो स्पार्क का जो एपीआई है वो समझ जाता है, और थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो सीधा सीधा हमें दे देता है स्ट्रक्चर लोड करके रोज एंड कॉलम्स में। क्योंकि हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स में ही आ जाता है। और फिर अगर नेस्टेड मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जेसन फाइल है, तो पाइस्पार्क उस टाइम वो खुद भी ऐसे मैनेज कर लेता है कैसे, जिसे भी तरह उसको। कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो वो कॉलम के अंदर कॉलम 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 देने लगता है, बट अल्टीमेटली डिस्प्ले तो हमेशा रोज एंड कॉलम्स में ही होना हमें। ये हो सकता है कि मान लो कि कॉम्प्लिकेटेड में ऐसा हो जाता है कि एड्रेस आ गया, एड्रेस के अंदर ही सिटी भी आ रहा है, कंट्री कोड भी आ रहा है, कंट्री पिन कोड भी आ रहा है। तो वो क्या करता है, बाहर तो एड्रेस लिखेगा, इसके अंदर मैक्लेरन की जगह इसके अंदर खुद का एक प्रॉपर एक जेसन आ जाता है। तो हम उस अभी मैं एक फाइल मैंने रखा हुआ, एक फाइल है इसके अंदर वो भी कॉम्प्लिकेटेड वाला। तो ठीक है। जब हम उसके अंदर जब स्कीमा डिफाइन करते हैं ना, तो स्कीमा के अंदर एड्रेस डालूंगा, एड्रेस के अंदर फिर से एक और जेसन डाल दूंगा, फिर मैं अच्छा। पास करूंगा तो रीड कर जाता है फिर। ये भी होता है। ठीक है। ठीक है, और इसमें अब हम लास्ट टाइम पे आया था, हमने स्ट्रक्ट फील्ड और स्ट्रक्ट टाइप को यूज करके देखा था इस स्कीमा डिफाइन करने का। हम्म। एक होता है डिफरेंट वे,
डिफरेंट वे होता है कि इसके अंदर तुम प्रॉपर कॉलम नेम और डेटा टाइप, जैसे कि हाइव के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं या सीक्वल के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं तो डेटा टाइप देते हैं, इसके अंदर वो अप्रोच होता है। अब जैसे कैसे कि जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन आईडी, ये कंस्ट्रक्टर आईडी, फाइल से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर आईडी है ये इंटीजर, मैंने यहीं पे आईएनटी कर दिया, कॉमा लगा के कंस्ट्रक्टर रेफ है। एक देखो ये भी वे होता है, कभी अगर तुम्हें कोड में दिख जाए तो बता सकते हो, छोटा मोटा डेटा सेट तो ये कर लो, इससे फास्ट होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड लिखने से बेटर है कि डायरेक्ट ये यूज कर लो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है वो, पर वो क्लियर हो गया है उसमें। हाँ हाँ, तो फिर वो भी यूज करते हो अभी, बट अप्रोच जानना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। नेशनलिटी, यूआरएल, ये भी स्ट्रिंग ही जाएगा। यहाँ पे डॉट जेसन के जस्ट पहले मैं स्कीमा दे दूंगा, प्रैक्टिस। ऊपर वाला अपने एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था सेल्स। हाँ जी। ऐसे हम इसके अंदर हमने एक नया वे देखा है स्कीमा डिफाइन करने का, जैसे कि हाइव के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, सेम वे में हम स्कीमा भी कर सकते हैं। अब हमने लास्ट कॉल पे कुछ हम यही पे, इसके बाद हमने अरे रीनेमिंग करना था और रीनेम करना और किसी भी कॉलम को ड्रॉप करना, ये हम नहीं कर पाए थे। अब आज हम उसको चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे अनुराग, ये डाउनलोड हो जाता है क्या, ये नोटबुक, जो आप नोटबुक कर रहे हो? हाँ हाँ हो जाता है डाउनलोड। तो आप एक काम करना, फिर आप ये सेंड कर दिए लाइक। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके इसको नोटबुक में भेज दूंगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी तक नोट्स नहीं आए अनुराग। ठीक वो है। आप मतलब नोट्स प्रिपेयर कर लो ना, क्योंकि रिवाइज करते हैं ना, हाँ तो फिर तो कुछ कुछ पॉइंट में लिख लेता हूँ पर। ठीक, हाँ अब कंस्ट्रक्टर डीएफ के में सबसे पहले यूआरएल हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। इसको ड्रॉप करने के बाद अब ये सब चीजें तुम्हें सेम वही मिलेगा ऑलमोस्ट जो पांडास के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस हल्का सा सिंटेक्स चेंज, या तो पांडास के अंदर भी हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। अब कोई चीज आनी है इसके अंदर में मुझे ये करना था, मैं ड्रॉप कमांड, इसलिए पाइस पाक सिमिलर है पांडास के। इसका डेटा फ्रेम का नेम दे देंगे अगर हम कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर ड्रॉप दिया कंस्ट्रक्टर। अब हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉल है ना, कमांड लगा देता हूँ मैं। कॉल मीन्स कॉलम। हाँ हम पाइस पर अगर कॉल नहीं करोगे तो उसको समझ में नहीं आता है कि कंप्लीट कॉलम को हमें कॉल करना है, इसलिए कॉल फंक्शन यूज कर लेते हैं। और अगर मैंने डायरेक्ट ड्रॉप यूज करा, वहाँ पे कॉलम पास नहीं करा, तो वो क्या डिलीट करेगा? तो भी चल जाता है, बट हम कॉल इस रीजन से यूज कर लेते हैं कि जब भी थोड़ा सा आगे जाओगे और एक ही साथ हमें कई बार वेरिएबल का नेम पास करना पड़ता है, कांस्टेंट पास करने पड़ते हैं ना, तो वहां पे अगर तुम इसका प्रैक्टिस नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अभी मैं वो भी करके दिखाता हूँ।
अगर मैं कॉल को हटा दूं, इसको मैं डिस्प्ले करा दूं, ड्रॉप अभी भी कर दिए इसने। और इसके अंदर बट यही वे होता है कि पहले इसके अंदर कॉल लगा दो, क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हम अ, जैसे ही तुम हैवी ऑपरेशंस पे आओगे तो हमें खूब कांस्टेंट वैल्यू और केस केस स्टेटमेंट्स लगाने पड़ते हैं। अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगा तो तुम वहां पे फंस जाओगे। देखो अभी भी कॉल फंक्शन, अभी भी वही सेम ऑपरेशन अभी भी किया, इसलिए ये भी होता है। ठीक है, हमने ड्रॉप ड्रॉप करने का कमांड पता चल गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रीनेम करने का। मैं क्या करूँ, इस वाले को क्लिक करूंगा, डेटा फ्रेम को। सिंपल सिंपल कमांड है, बस वही डॉट के अंदर लगा के हमने कर देना विथ कॉलम रीनेम्ड। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि क्या कॉलम का नेम है। एग्जिस्टिंग कॉलम नेम, दैट इज कंस्ट्रक्टर आईडी। किस चीज से रिप्लेस करना है हमें, तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी। अब इसको डॉट शो करा देता हूँ अभी। देखो हो गया रीनेम। बस ऐसे ही सारे कॉलम्स को मैं एक साथ में कमांड लगा देता हूँ सेव करने के लिए। शो में ऐसा क्या डिफरेंस हुआ अनुराग की, लाइक ऊपर तो आप देखोगे लाइक एक्सेल व्यू आ रहा था, टेबल की तरह आता है डिस्प्ले। हाँ, डिस्प्ले से क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा शो करता है, बट जो डॉट शो होता है वो जस्ट ऐसे लाइक दिखाता है जैसे काइंड ऑफ एसक्यूएल पाइथन की एसक्यूएल तरह। में सेव होता है उस टाइप का होगा। हाँ, जैसे पाइथन में भी तुम प्रिंट कराओगे तो इसी वे में आता है। तो ये डिफरेंस है, इसलिए मैं बार बार डिस्प्ले करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। प्लस इसके अंदर बहुत ज्यादा आई थिंक कॉलम का नेम वो नहीं करता ये। हाँ देखो यहाँ पे ना कुछ भी ट्रंकेट नहीं करता। अगर मैं इस वाले किसी को शो कराऊंगा ना, तो देखना यूआरएल से बहुत सारी चीजें ट्रंकेट कर देता है, पूरा रिजल्ट दिखाता ही नहीं है। उसकी कोई एक लिमिट सेट हो जाती है। अगर मैं इसको शो करा दूं अभी, ये कर दिया ट्रंकेट यहाँ से ना। शो के अंदर एक लिमिट होता है डेटा को डिस्प्ले कराने का, बट डिस्प्ले के अंदर हमें स्टार्टिंग की जो बीट है 20 रोज सेलेक्ट करता है, वो 20 रोज को कंप्लीटली दिखाता है विदाउट ट्रंकेटिंग एनीथिंग। तो इसलिए इसलिए मैं शो नहीं यूज करता है, क्योंकि शो में लगता है कुछ मिसिंग है। बट ये डिफरेंस होता है शो में और डिस्प्ले में। Okay. कर दिया कंस्ट्रक्टर फाइनल डीएफ। दो लिखा गया कंस्ट्रक्टर ड्रॉप डी है। कॉपी पेस्ट किया मैंने, कॉपी पेस्ट था। डेट हमने वो ऐड नहीं किया था। डॉट विद कॉलम से हम एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि करंट टाइम स्टैम्प। अगर को मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फिर चल जाएगा। अब मैंने दो कमांड यूज किया। एक मैंने किया डॉट विथ कॉलम रीनेम, एक किया डॉट विथ कॉलम। विथ कॉलम से नए कॉलम्स हमेशा ऐड होते हैं जब भी तुम केस स्टेटमेंट जाओगे। कोई भी नया, कोई भी डिराइव्ड, बेसिकली अगर तुम्हें कॉलम को डिराइव करना है रन टाइम पे बेस्ड ऑन एनी एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो वहां पे हम डॉट विथ कॉलम यूज करते हैं। और डॉट विथ कॉलम रीनेम करते हैं जब हमें कॉलम को रीनेम करके और उसके बाद उस कॉलम को हमें रिटेन करना अपने पास। नए वाला कॉलम मतलब अंडरस्कोर रेफ से जो कॉलम आएगा वो भी डिस्प्ले कराना था, वहां पे डॉट विथ रीनेम कॉलम करते हैं। मीन्स जस्ट लाइक रो डेटा को जब अपन इंजेस्ट करेंगे तो आपने बताया था एक अपडेट टाइम एक अपडेट ऑन टाइप का कॉलम ऐड करते हैं,
तो इसी से ऑडिटिंग करेंगे, कॉलम। विद कॉलम से ही करेंगे। हाँ, तब ऑडिटिंग कॉलम के लिए हम डॉट विद कॉलम लगाते हैं क्योंकि वो नए कॉलम्स आने हैं हमारे पास। ओके। अब हमारा फाइनल डेटा आ गया। अब इस फाइनल डेटा से या तो तुम डेल्टा टेबल्स क्रिएट कर लो या फिर तुम इस वाले डेटा को राइट कर लो डायरेक्टली। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यहीं से एक डेल्टा टेबल क्रिएट कर लेते हैं और वो डेल्टा टेबल फिर विजिबल हो जाता है जाके हमारे यहाँ कैटेलॉग में। तुम उसके ऊपर फिर SQL पे क्वेरी चला सकते हो। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ दोनों। अगर मुझे डायरेक्ट इसको राइट करना हो तो मैं क्या करूँगा, अब हमें राइट API यूज करना पड़ेगा। राइट API यूज करने के लिए पार्के फॉर्मेट के बारे में पता है ना? नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना। पार्के ORC और CSV तीनों के बीच डिफरेंस। पार्किट पढ़ा था, वो कॉलम में सेव करता है कॉलम में और स्टोरेज फॉर में। एग्जांपल बाकी फाइल लाइक अगर 10 GB की हैं तो ये शायद 1 GB का कर देता है क्या उसको? हाँ, कॉलम वे में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया था ना, प्रोसेस्ड करके एक फोल्डर बना लिया था इसके अंदर, फाइल स्टोर के अंदर। हाँ, ये प्रोसेस है, इसके अंदर जाकर ऐड कर लेंगे ताकि हमारा सोर्स टेबल और मिक्स ना हो। ये डेटा हो गया राइट। अब मैं अगर प्रोसेस पे जाके अगर DBFS करूंगा तो मेरे पास यही फाइल डॉट पार्के। आपने पार्किट में सेव करा है तो इसको देख सकते हैं क्या, किस टाइप का कर दिया इसने अब इसको? हाँ बिल्कुल, जाके तुम ये सेम कमांड एग्जीक्यूट करो और फाइल को देखो। DBFS लिस्ट कर लो। DBFS में ये पाथ पास कर दो। स्पार्क डॉट रीड भी कर सकते हो, बस स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV की जगह पे यहाँ पे ऐसे पार्के फाइल पार्ट पार्ट वाइज ये स्टोर करता डेटा को। एक बार अनुराग आप रीड करिए ना इसको, मतलब मैं इसको समझाता हूँ, देखो क्या होता है। जब तुम अभी तक जब तुम नॉर्मल फंक्शन के अंदर कोई अभी तुम वर्क करते थे तो एक हमारे पास सोर्स फाइल होती थी और एक ही हमारे पास फाइनल आउटपुट जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल मशीन्स और मल्टीपल पार्टीशंस चल रहे होते हैं सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशंस वाइज डेटा को सेव करता है। और ये फास्ट ऑप्शन के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग लगाता है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग होता है मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पे हमारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं। यही रीजन है कि हर मशीन की अपनी फाइल्स होती है। ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए एक ही फाइल फाइल में आउटपुट सेव करोगे तो कई बार क्या होता है 20-20 50-50 फाइल्स में पार्ट में छोटे-छोटे पार्ट्स में सेव करता है। तो क्या यूज करता है? डॉट स्नैपी एक एल्गोरिथम होता है फाइल को कंप्रेस करने का और एक काइंड ऑफ ताकि स्टोरेज कम ले। और डॉट डॉट पार्के तो फाइल स्ट्रक्चर हो गया। तो बाय डिफॉल्ट जो स्पार्क किसी भी फाइल को सेव करता है वो डॉट स्नैपी नहीं करता। डॉट स्नैपी इज एन एल्गोरिथम टू कंप्रेस एनी फाइल। तो इससे क्या, जिसको भी तुम एग्जांपल दे रहे थे कि मान लो कोई 10 GB की फाइल है, अगर हमने स्टोर किया तो वो इतना कंप्रेस कर देता है कि ऑलमोस्ट वो 1 GB या कई बार तो वो MB में फाइल आ जाती है। ठीक है, वो कैसे आती है उसके पीछे ये होता है कि पीछे कंप्रेशन चल रहा होता है पीछे। तो ये भी होता है। तो जो हमारे फाइनल आउटपुट था वो फाइनल आउटपुट इन्होंने इस नाम से सेव कर दिया। ये है उसका नेम। और अगर मैं रीड करूंगा जैसे वहां पे डॉट CSV पास कर रहे थे आप, हाँ, यहाँ पे बस क्या पास करेंगे? डॉट पार्के कर देना यहाँ पे। अगर मैं इसको भी डिस्प्ले करा दूं, रीड, हाँ, तुम फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने अपने मन का नाम दे दिया, तुम चाहो तो नंबर ऑफ पार्टीशंस मैनेज कर सकते हो। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। डॉट पार्के करके जैसे मान लो मुझे ये वाली फाइल पढ़नी है, ये है क्या?
देखो आगे फाइल, ये भी होता है स्टोर। देखो कंस्ट्रक्टर आईडी, रे फ्यूल, सारा कुछ ऐसे स्टोर हुआ है, इंटरमीडिएट जो डेटा स्टोर हुआ है। नल क्यों कर दिया इसने? इसलिए कर दिया क्योंकि इसने मल्टीपल पार्टीशंस में डेटा को लोड किया। तो मैं कोई और पार्टीशन पढ़ रहा हूँ, ये बार इस वाले पार्टीशन को पढ़ते हैं। इसको करेक्ट पाथ लग रहा, पास नहीं कर रहे। ओ मैं स्कीमा दे रहा हूँ ना यहाँ पे, वो उसको मिल नहीं रहा वो स्कीमा का नाम। अब आएगा ना, स्कीमा के अंदर अलग कॉलम दे दिया, वो कॉलम उसको मिल नहीं रहा था, इसको इसलिए नल कर दे रहा था। ठीक है, ऐसे फाइल आया जो यहाँ पे ईमेल पे नहीं, ऐसे फाइल भी स्टोर किया। अब एक डेल्टा, अगर अब नेक्स्ट आता है डेल्टा टेबल पे राइट करने का, तो अगर तुम चाहो तो तुम टेबल पे राइट करके डेटा को रीड कर सकते हो। मेरे पास मानदर को मैं पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। इस पे तो हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया था, ये पीछे पे ये होगा। अगर मैं इसको एस टेबल कर दूंगा, अब मैं डेटा को राइट नहीं करा, जो मेरा फाइनल डेटा फ्रेम आया था, अब मैं फाइनल डेटा फ्रेम को ये बोल रहा हूँ कि तुम इसको एक सेव कर दो एज अ टेबल, और टेबल का मैंने यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दिया। टेबल का नेम दे दिया कंस्ट्रक्टर प्रोसेस, मैंने किया इसको एग्जीक्यूट। अभी नॉर्मल सीक्वल का टेबल बना देगा। अब हम इसके अंदर सीक्वल का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम में सारा कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं जाऊँ कैटलॉग में, मैंने इसको किया रिफ्रेश, देखो आ गया कंस्ट्रक्टर प्रोसेस्ड एज अ टेबल। अब मैं इसे फिल्टर करूंगा, प्रॉपर यहाँ पे स्कीमा दिख जाएगा, टेबल के प्रॉपर्टीज दिख जाएगी, कहाँ से क्रिएट हुआ, टेबल किस टाइप का है, सिंपल डेटा, सारा कुछ विजिबल हो जाएगा हमें। यही होता है यूनिटी कैटलॉग। यूनिटी कैटलॉग एक पार्ट होता है कि हम क्या करते हैं, अब हम जो काम करते हैं जोन क्रिएटेड जोन, हम उसको टेबल क्रिएट
कर देते हैं। टेबल क्रिएट करने से क्या होता है, फिर हम इसी टेबल का एक्सेस दे देते हैं यूजर को, तो यूजर चाहे तो डायरेक्ट इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकता है इस टेबल के ऊपर। देखो आ गया एज अ फॉर्म ऑफ टेबल। अभी तुम्हारे केस में आता है SQL का वर्क स्पेस है, तुम SQL वर्क स्पेस में जाके इस टेबल को सेलेक्ट स्टार चला सकते हो। मेरे पास नहीं है, पाइथन के इसके अंदर चला लेता हूं मैं। spark.sql का जो कमांड होती है select star from construction, मैं कमांड देख लूंगा सर, ये spark.sql ये कमांड चलती है spark.sql। देखो आ गया, ये होता डेटा को स्टोर करने का। तो फाइनली आज हमने क्या कर दिया कि डेटा को रीड किया है किसी भी JSON फॉर्मेट में, और उसके अंदर हमने स्कीमा बिल्ड किया। स्कीमा बिल्ड करके हमने कुछ कॉलम को ड्रॉप किया, कुछ कॉलम को रीनेम किया, और एक तो हमने उसमें इंजेक्शन डेटा एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया। जब हमने बेसिक से ऑपरेशंस कर लिए, फिर हमने फाइनल डेटा फ्रेम को राइट कर दिया इनटू द पार्टी फॉर्मेट, और हमने उसको राइट किया एज अ टेबल एज वेल। टेबल को राइट करते हैं तो हम कैसे स्पार्क SQL कैसे यूज करते हैं वो हमने यूज करके सेलेक्ट स्टार करके ये चेक कर लिया। और जब हम पार्के में स्टोर करते हैं तो वो फाइल कहाँ पे आती है वो हमने DBFS से DBFS से लोकेशन पे जाके, और फिर हमने उस लोकेशन से spark.read.parquet फॉर्मेट यूज करके हमने आज पार्के फॉर्मेट का ही डेटा भी रीड कर लिया एक बार कैसे कैसे चलता है। नेक्स्ट कॉल पे अब हम एक बार में सारी फाइल्स रीड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स है, एक फाइल पे टाइम लगाएंगे तो बॉटम में मैं एक बार नेक्स्ट कॉल पे सारे फाइल्स रीड कर लूंगा। पर जहाँ पे मल्टीपल फाइल एक साथ लोड होते हैं, जहाँ पे हमें लूपिंग करनी पड़ेगी, कैसे साथ मल्टीपल इसका कॉन्सेप्ट का बताऊंगा, ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो अनुराग मैं लेफ्ट करूं क्या? मेरा टाइम हो गया। सॉरी टाइम हो गया है, मैं लेफ्ट करूं क्या? हाँ तभी तो मैंने कर भी दिया था इस एंड में। Hi Anurag. Anurag, I'm listening.